सेंटर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगना। तो चलिए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद वह भावना या विचारधारा है जिसमें लोग अपने राष्ट्र यानी देश को सर्वोपरि मानते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रवाद वह भावना या विचार है जिसमें लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्रवाद में राष्ट्र जो है, जो देश है, वो सर्वोपरि होता है और उसकी एकता, अखंडता, समान और उन्नति के लिए समर्पित रहते हैं। क्या होते हैं भाई? समर्पित रहते हैं। इसमें देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, गर्व और एकजुटता की भावना होती है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य अपने देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा और प्रगति के लिए कार्य करना होता है। तो आइए समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। क्या कारण था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो चलिए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ कारण हैं यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ, क्या कारण था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे पहला, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसका प्रभाव पड़ा। दूसरा, राजतंत्र और समाजवाद के खिलाफ असंतोष। लोगों में राजतंत्र और सामंतवाद के खिलाफ, लोगों में राजतंत्र और सामंतवाद के खिलाफ असंतोष था। लोग इससे असंतुष्ट थे, यानी कि लोग खुश नहीं थे। अगला कारण है समान भाषा, संस्कृति और इतिहास की भावना। समान भाषा थी और लोगों की लगभग एक संस्कृति थी, जो कि इस आंदोलन को एक नया चरण दिया, एक नया स्टेप दिया। विदेशी शासन और दमन का खिलाफ, विदेशी शासन और दमन का खिलाफ औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भी पड़ा। नेताओं और विचारकों की अहम भूमिका रही। ये सभी भूमिकाओं में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मार्ग प्रशस्त किया। आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या परिणाम हुए, इसके क्या प्रभाव हुए। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता का निर्माण हुआ। राष्ट्र में एकता हुई, लोग एकजुट होकर के अपने देश के लिए समर्पित हुए और कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़े। और स्वतंत्रता आंदोलन को क्या हुआ कि बल मिला। स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसको बल मिला। नए राष्ट्रों का उदय हुआ, नए राष्ट्रों का उदय हुआ, नए राष्ट्र बने और कई सकारात्मक प्रभाव हुए। कुल मिलाकर कहें तो ये सभी कारण रहे जिसके वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के विदेश मंत्री और जर्मनी के वित्त मंत्री। अगला है इटली के विदेश मंत्री। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस के विदेश मंत्री। चलिए देर न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन हैं, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, सॉरी बच्चों, चार्ल्स टेन, चार्ल्स द्वितीय, लुई फिलिप और एलेक्जेंडर द्वितीय। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई फिलिप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? चांसलर किसको बोला जाता है? जैसे भारत में हमारे पीएम होते हैं ना, प्रधानमंत्री, उसी तरह उस देश में प्रधानमंत्री को, उस देश के जो सर्वोच्च होते हैं उनको चांसलर कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो था मेटरनिख। कौन था भाई? तो मेटरनिख था। चलिए मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेटरनिख, मैज़नी, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपको बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैज़नी। चलिए लेट में करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित किया? निम्न में से किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित किया, यानी कि कई राज्यों में बांटने का काम किया? सबसे पहला ऑप्शन है मैज़नी, ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी काउंट आउर, ऑप्शन नंबर डी मेटरनिख। तो क्या इसका आंसर होगा? चलिए इस आंसर को देखते हैं। आपको बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेटरनिख। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा डी मेटरनिख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसुत कौन था? कोसुत कौन था? कोसुत के बारे में पूछा गया है। ब्रिटिश विद्वान था कि हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था कि यूनान का शासक था कि फ्रांसीसी धर्म सुधारक था? तो आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा बी, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जर्मनी का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर, इनमें से कौन जर्मनी का चांसलर था? आपको बताना है इसमें से कौन जर्मनी का चांसलर था। मैज़नी, हीगेल, बिस्मार्क और विक्टर इमैनुएल। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी प्रूसिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तो बताइए। इसका आंसर होगा ए, फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की थी? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि हमारे देश में सैनिक सेवा जो है अनिवार्य है, यानी कि सैनिक सेवा को क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा भाई? मैज़नी, मेटरनिख, बिस्मार्क, लेनिन। इसका आंसर क्या होगा आपको बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी? कहा था कि हम आपके साथ युद्ध लड़ेंगे, यानी हम आपके साथ रहेंगे, आपके टीम में रहेंगे। किस देश के साथ किया था? फ्रांस,
क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा फ्रांस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1954 का जिनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? आपको बताना है। भारत, कनाडा, पोलैंड और फ्रांस, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इस चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो चलिए आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तुर्की के समर्थन में कौन था आपको बताना है। इंग्लैंड, फ्रांस, मिस्र और रूस। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताने की जरूरत है कि इनमें से आंसर क्या होगा। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, इसके ऊपर बात करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए 1854, 1864, 1874 और 1884। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा तब तक आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1864। ऑप्शन नंबर बी 1864। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इसका मतलब इटली जो है कई राज्यों में बटा हुआ था, वो कब एकजुट हुआ, एक सूत्र में बंधा, एक राष्ट्र का रूप लिया? ऑप्शन नंबर 1861, 1871, 1720 और 1817। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। आपको बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1871। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड में बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चंस कराना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक बना? लुई फिलिप किस देश का शासक बना? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी जो है इटली। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। लुई फिलिप का संबंध जो था किससे था भाई? इसका संबंध था फ्रांस से। किससे था? फ्रांस देश से इसका संबंध था, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पोलैंड। आपको बताना है किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए हम इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनान। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोला जा रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। आपको बताना है। तो इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अधीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कौन ऐसा देश है जो कि मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, ठीक है ना। जब विश्व युद्ध चल रहे थे उसमें विश्व जो है दो ग्रुपों में बटी हुई थी, एक मित्र राष्ट्र और एक भूरी राष्ट्र, ठीक है ना। उसी में मित्र राष्ट्र से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा देश है जो कि मित्र राष्ट्र के साथ शामिल नहीं था। आपको बताने की जरूरत है।
नहीं था, ठीक है ना। ये जो है ध्रुवीराज की तरफ से लड़ रहा था। सही। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। विलियम प्रथम जो है कहाँ का सम्राट बना? इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का कि पोलैंड का? आपको बताना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपको आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी का वो क्या था भाई? जर्मनी का वो सम्राट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया देश है, उस देश का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुएल, नेपोलियन, चार्ल्स दस और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सर्डिनिया का राजा कौन था। तो चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इमैनुएल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण में अहम भूमिका किसने निभाया? इटली के एकीकरण के हीरो कौन था जिसने उसको एक करने का काम किया है, एक सूत्र में बांधने का काम किया है? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है काउल, ऑप्शन नंबर सी है गैरिबाल्डी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आप बताइए इनमें से क्या होगा आंसर। तो इनमें से सभी होगा। इन तीनों ने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाया है, ठीक है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुईस सुलावा को फांसी कब दी गई? लुईस सुलावा को फांसी कब दी गई? सबसे पहले समझना है कि लुईस सुलावा जो है कहाँ का शासक था। लुईस जो सुलावा है वो फ्रांस का शासक था, ठीक है ना। फ्रांस का शासक था। उसको कब फांसी दी गई है इसके ऊपर चर्चा किया जा रहा है। तो 1748, 1793 और 1798 और 1814। आपको बताना है आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी है 1800 और 1793। 1793 में क्या किया गया? लुईस सुलावा को फांसी दे दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना जो सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी किसने की? ठीक है ना। मेटरलिंक, नेपोलियन, लेनिन और कार्ल मार्क्स। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मेटरलिंक। आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा मेटरलिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करा रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन और लोसेने सम्मेलन। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। लोसेने सम्मेलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील जो है ये किसने लागू की? कौन व्यक्ति था उसने लगाया, है ना। अब्राहम और लिंडी रूजवेल्ट। अगला है बराक ओबामा और ऑप्शन डी है निक्सन। आपको बताना है आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
पूछा जा रहा है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के अनुसार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। कहां का था शासक भाई? कहां का था? सॉरी, कहां का ये दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? तो चलिए इसके आंसर को बात करते हैं। इसके आंसर को बात करते हैं। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, ये क्या था? इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का कि मिस्र का? इसके लिए आप चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूनान। सिकंदर जो है यूनान का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सिकंदर के ऊपर बात करें तो पूछ देते हैं सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु कौन था जी? सिकंदर का गुरु अरस्तु थे, ठीक है ना? अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 1804, 1871 और 1817। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर पर बात करते हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति के ही फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र सेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में है कि जर्मनी में है कि रूस में है कि ग्रेट ब्रिटेन में? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर पर बात करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसुद का संबंध किस देश से है? कोसुद जो है उसका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से है, यूनान से है, पोलैंड से है और हंगरी से है? बताइए किस देश से है इसका संबंध? तो इसका जो संबंध है किस देश से भाई? आप लोग बताइए। इसका संबंध है हंगरी से, ठीक है ना? हंगरी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बोल रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। इसका आंसर आप लोग बताइए। आंसर क्या होना चाहिए इसके अनुसार? आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा यूरोप। कहाँ स्थित भाई? यूरोप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 4 है हैब्सबर्ग और अर्लिया वंश और बुर्बो वंश और वर्साई। आपको बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो चलिए इस ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेदिनी का संबंध किस सेना से था? मेदिनी का जो संबंध है वो किस सेना से संबंध था? ठीक है ना? आपको बताना है लाल सेना की, कार्बोनरी सेना की, हिटारिया और डाय। आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शंस में क्या आंसर होगा भाई? तो चलिए
इसके आंसर को बात करते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बोनरी। कार्बोनरी का संबंध जो है मेजरी का संबंध जो है कार्बोनरी से संगठन से था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था जो कि नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, यानी कि एक हो? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जो दोनों देश है इसका एकीकरण हो, ये एक सूत्र में बंध। ये चाहता था कि ऐसे ही बिखरे रहे और लोग इस पे शासन करते रहे। ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया सही। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ भाई? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काउंट काबुक को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था भाई? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। किस पद पे नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे नियुक्त किया था भाई? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो है वो पेशा से क्या करता था भाई? आपको बताना है। सिपाही था, किसान था, कि जमींदार था, कि नाविक? तो गैरिबाल्डी जो है पेशा से क्या था भाई? तो नाविक था। क्या था भाई? नाविक था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। नाविक था। नाविक समझते हैं ना, जो नाव चलाते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था भाई? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जालबेरी कैसी संस्था थी? जालबेरी कैसी संस्था थी भाई? आपको बताना है कि क्रांतिकारियों की संस्था थी, कि व्यापारियों की संस्था थी, कि विद्वानों की संस्था थी, कि पादरी एवं संतों की संस्था थी? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की एक संस्था थी जो कि कर वसूलने का काम करती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौ की नीति अवलंबन किसने किया? यानी कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया भाई? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और नेपोलियन प्रथम। इसका आंसर आपको बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन था भाई? ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? चलिए अगला है 1864, 1866, 1870 और 1871। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा आपको बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी का, कि यूनान का, तुर्की का, कि इंग्लैंड का? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूनान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823। ठीक है ना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा?
हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1821। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन यानी कि चर्च को लेकर के आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, फिर इंग्लैंड में हुआ था। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया? आपको बताने की आवश्यकता है। 1836, 1832, 1842 और 1830। ठीक है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी 1832। चलिए अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हीगेल, एंड्रेट ने, हमोल्ट और जैकब ग्रिम। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हीगेल। ठीक है ना? क्या होगा भाई? हीगेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि एड्रियन लोपोल की संधि कब हुई थी? ठीक है ना? 1828, 1829, 1830 और 1931। आंसर इसका बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1829। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि एड्रियन लोपोल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तुर्की और रूस के बीच, यूनान पोलैंड के बीच, तुर्की और हंगरी के बीच, और हंगरी और पोलैंड के बीच। ठीक है? चलिए इसके आंसर को प्रभाव करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, तुर्की और रूस। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रूसिया के बीच, प्रूसिया और रूस के बीच। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रूसिया के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? बताना है क्वेश्चन कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण रूप से आधिपत्य फैली अधिकार? कौन देश था? उसने हंगरी को अपने अंडर में कर लिया था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और तुर्की। बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया भाई? आप बताइए किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने कि फ्रांस ने? किसने कुचल दिया? बताइए। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस ने क्या कर दिया भाई? कुचल दिया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध जो है हुआ था, तो कहाँ हुआ था? लोकेशन की बात कर रहा है, जगह पूछ रहा है। सेडोन में हुआ था कि शेडोवा में हुआ था कि साइडान में हुआ था कि फ्रैंकफर्ट में हुआ था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडोन में हुआ था। क्या हुआ था भाई? सेडोन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, 53 क्वेश्चन के पास आएंगे और क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम में बेहतर करना है, नंबर अच्छा लाना है, तो उसके लिए मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा डेडिकेशन के साथ समर्पित होकर पढ़ेंगे तब जाकर बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? और पढ़ाई में किसी भी तरह का बोरिंग नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। चलिए बात न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है क्रीमिया का युद्ध, सिडोवा का युद्ध, प्रूसिया डेनमार्क का युद्ध और
आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिडॉन के युद्ध, सिडॉन का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, सिडॉन का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था कि गैरिबाल्डी था कि विक्टर इमैनुअल था कि मुसोलिनी था? बताना है आपको कौन था भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी था। कौन था भाई? मेजनी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड और फ्रांस, किसको कहा जाता है भाई? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले समझ लेते हैं वो तो बोला है किसके लिए? वो बोला है कि यूरोप का मरीज। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का, ठीक है ना, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज कहा जाता है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। ठीक है ना, एशिया का पूछ लिया जाए तो मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? आपको बताना है, डेट बताना है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1820 में या 1848 में? ठीक है ना, तो ये हुआ था भाई 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? मेजनी था कि गैरिबाल्डी था? मेजनी था कि गैरिबाल्डी था? कि लेनिन था कि बिस्मार्क था? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? कौन व्यक्ति इसमें है जो कि इटली के एकीकरण में उसका कोई योगदान नहीं है? बिस्मार्क, मेज़ेरिन, काबो, गैरिबाल्डी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क का इसमें कोई योगदान नहीं है। बिस्मार्क का इसमें कोई योगदान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लग रहा है कि क्वेश्चन खत्म हो गए? नहीं, अभी है। ठीक है, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस तरह का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य और अधिनायकवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काउंट, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी और मेज़ेरिन? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिस्मार्क। क्या होगा भैया आंसर? आंसर होगा बिस्मार्क। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में आपको बतानी है कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, कि पेरिस की संधि, कि वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर क्या होगा भाई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला
सिद्धांत किया था भाई, बताना है कि मेजरियो, इनेमुएल, गैरिबाल्डी, काउंट काउल और इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सभी लोगों ने इटली के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका और अपने योगदान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या यूरोप का? ठीक है, चलिए इसके आंसर पर बात करते हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट ओवन जो है ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इतना ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था 63 क्वेश्चन। आई होप कि आज की क्लास जो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इस स्लाइड में पढ़ाते समय में किसी तरह की त्रुटि हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अगला सेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।